गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू दी वंडरफुल चैनल ऑफ साइंस। सो यहाँ पे बैक टू द पवेलियन अगेन, जो हम 25 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट कर रहे हैं, जो कि ग्रुप डी के एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे, उन्हीं क्वेश्चंस की यहाँ पे पूरी सीरीज चल रही है एंड मोर थिंग्स टू कम। बहुत सारी चीजें आप लोग के लिए आने वाली हैं। एएलपी का एग्जाम जो है वो उसकी डेट आने वाली है, तो उससे रिलेटेड जो एग्जाम है या जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के एएलपी के, वो करने वाले हैं। 2022 के ग्रुप डी के जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपके चलने लग रहे हैं। आज जो आपका सेट है वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। फिजिक्स के जो 25 में से एक या दो क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें से ज्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के आ रहे हैं। इसीलिए मैं आज आपको सारे के सारे क्वेश्चंस फिजिक्स के कराने लग रही हूँ। क्वेश्चंस के आंसर देने हैं ध्यान से, और पूरा पार्ट जो है वो रिवाइज करिएगा। पीडीएफ इसकी साथ में अपडेट हो रही है, तो पूरी पीडीएफ भी आपने रिवाइज करनी है। राइट, लेट्स स्टार्ट विद दिस। पहला क्वेश्चन यहाँ पे, और मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और लाइट वाले चैप्टर से हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन मेजरली उठाए जा रहे हैं। तो मैंने भी आपके जो ये पूरा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, वहां से यही दो चैप्टर्स को पिक करके आपको यहाँ पे क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एंड फास्ट आंसर करिएगा। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करनी है आपने। अ पर्सन कैन नॉट सी डिस्टिंक्टली ऑब्जेक्ट कैप्ट बियॉन्ड 2 मीटर। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ लेंस ऑफ पावर। यदि किसी वस्तु को 2 मीटर दूर रखी हुई वस्तु नहीं दिखाई दे रही है, यानी कि क्या मतलब है, पास का तो दिख रहा है, दूर का दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, पास का दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है, तो कौन सी बीमारी हो गई, तो हो गया मायोपिया। राइट, इसमें आपको करेक्टिव लेंस बताना है। जो इस पावर, क्या पावर का हम लेंस यूज करें। पहले तो यहाँ पे जो डी नजर आ रहा है वो डायोप्टर को लिखा जाता है। लेंस की क्षमता या लेंस की पावर जो है वो डायोप्टर से नापी जाती है। तो मायोपिया है, मायोपिया में पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है। और मायोपिया के लिए जो हम लेंस यूज करते हैं, वो लेंस यूज करते हैं कॉनकेव लेंस। ठीक है, कनकेव लेंस या कॉनकेव लेंस, जिसको अवतल लेंस के नाम से जाना जाता है। राइट, अब अगर मायोपिया को ठीक करना है तो कनकेव लेंस यूज करना है, और कनकेव लेंस की पावर हमेशा नेगेटिव में आती है। ठीक है, तो आंसर आपका नेगेटिव वाला होगा, तो पॉजिटिव वाले डिलीट कर दीजिए। 2 मीटर लिखा हुआ है, तो 1.2 करके यहाँ पे 0.5 डी जो है वो आंसर होगा। क्वेश्चन को समझिए। लेंस है, कनकेव है तो माइनस में होगा, और कनकेव कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल दिया हुआ है तो प्लस में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत इजी है। अ स्टूडेंट सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच कैन रीड द लेटर्स रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड बट इज नॉट एबल टू रीड द लेटर्स रिटन इन हिज टेक्स्ट बुक। एक बच्चा है जो कि अपनी लास्ट बेंच पे बैठा हुआ है, उसको ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ समझ आ रहा है, पढ़ पा रहा है मतलब, लेकिन अपनी किताब में लिखा हुआ समझ नहीं आ रहा। तो ये पहले के अपोजिट हो गया। पहले के अपोजिट का मतलब है कि दूर का दिख रहा है और पास का नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये कंडीशन कौन सी हो गई, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता है। लेंस जो यूज किया जाएगा वो कन्वेक्स होगा। और अगर यहाँ पे ये सिचुएशन बन रही है कि दूर का दिख रहा है, पास का नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, द नियर पॉइंट ऑफ हिज आईज हैज रिसीडेड अवे, यानी कि उसका निकट बिंदु दूर हो गया है। ठीक है, मतलब हमको मिनिमम 25 सेंटीमीटर का दिखाई देता है, ये हमारा निकट बिंदु है, लेकिन पास का नहीं दिख रहा, दूर का दिख रहा है। तो जो दूर की आंखें, दूर की जो आपकी दृष्टि है, दूर की जो नजर है वो हो गई है, लेकिन पास की जो है वो गड़बड़ हो गई है। तो हाइपरमेट्रोपिया सिचुएशन है, नियर स्पॉट या निकट बिंदु जो है वो दूर हो चुका है। तो पढ़ने के लिए कम से कम 25 सेंटीमीटर से दूर की किताबें रखनी पड़ेंगी। विच ऑफ दी 25 सेंटीमीटर से दूर, विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट इन द एयर। हवा में सफेद प्रकाश के, व्हाइट लाइट आती है पहले, और के विभिन्न रंगों में प्रकाश के प्रसार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। रेड लाइट मूव फास्टेस्ट, लाल बहुत तेजी से जाता है, नहीं। ब्लू लाइट मूव फास्टर देन ग्रीन लाइट, ये हो सकता है पर इस क्वेश्चन के हिसाब से नहीं। ऑल द कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट मूव्स विद द सेम स्पीड, येलो लाइट मूव्स विद द मीन स्पीड एज दैट ऑफ द रेड एंड वॉयलेट। देखो एक चीज याद रख लो यहाँ पे कि जब भी व्हाइट लाइट से डिफरेंट कलर्स और ओरिजिनेट करते हैं, 7 रंग जो निकलते हैं जो हमें 7 रंग दिख रहे हैं, ये 7 रंग की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। फ्रीक्वेंसी के हिसाब से
इनकी एनर्जी अलग अलग हो सकती है, ठीक है। लाल रंग की एनर्जी कम होती है, नीले रंग की एनर्जी ज्यादा होती है, एनर्जी फ्रीक्वेंसी की वजह से, ठीक है। लेकिन इनकी जो स्पीड है ना, लाइट जो कलर्स हैं उनके मूवमेंट की जो स्पीड है वो सेम ही होती है, यानी कि सातों रंग जो है वो समान गति के साथ ही जाते हैं। ये चीज याद रखिए यहाँ पे, ऑल द कलर्स ऑफ द व्हाइट लाइट मूव्स विद द सेम स्पीड। द क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज जो नीला हमें आसमान जो नीला दिखाई देता है उसका मेन रीजन क्या है, ये अपन ने लास्ट क्लास में भी कर लिया है। स्कैटर्ड होते हैं, ठीक है, स्कैटर्ड होते हैं तो याद रखना है ब्लू एंड वॉयलेट कलर्स, ब्लू एंड वॉयलेट, इंडिगो और नीली जो रोशनी होती है या नीला रंग जो है वो सबसे ज्यादा विचलित होता है। स्कैटरिंग जो है वो डेल्टा से रिप्रेजेंट की जाती है, सबसे ज्यादा स्कैटरिंग या फैलाव नीले रंग की होती है और सबसे कम विचलित होता है लाल रंग। इसीलिए स्ट्रीट लाइट्स में रेड कलर को स्टॉप के लिए यूज किया जाता है, डेंजर सिग्नल के लिए रेड को यूज किया जाता है, क्योंकि रेड जो है वो आपको बहुत दूर से दिखाई देगा। रेड कलर ज्यादा वाइब्रेंट लगता है, जैसे सर्दियों में लाल रंग बहुत अच्छा लगता है, लाल रंग के कपड़े कोई पहना होता है तो अच्छा लगता है। गर्मियों में लाल रंग जो है वो नहीं भाता, इतना चुभता है आंखों को ना, क्योंकि लाल रंग में बहुत ज्यादा वो फैलता नहीं है, तो एकदम फोकस्ड होके दिखता है यहाँ पे, इसीलिए लाल रंग। और नीला रंग जो है ना ये बहुत ज्यादा विचलित होता है, इसीलिए हमको आसमान जो है वो नीला दिखाई देता है, समुद्र जो है वो नीला दिखाई देता है। तो सबसे ज्यादा स्कैटर्ड नीला या वॉयलेट होता है, सबसे कम स्कैटरिंग जो है वो लाल रंग की होती है, ठीक है। अ पर्सन नीड्स अ लेंस ऑफ पावर -4.5D फॉर द करेक्शन ऑफ हर विजन। अब यहाँ से जरा ऑप्शन देख के अब आपको शायद समझ आ जाएगा, जो मैंने पहला क्वेश्चन समझाया उसके हिसाब से, कि पहले तो माइनस लिखा हुआ है, तो माइनस का सीधा सीधा मतलब कॉन्वेक्स कनकेव लेंस होता है, अवतल दर्पण याद रखिए। अगर -4.D की अगर आपको लेंस चाहिए अपनी आंखों को ठीक करने के लिए, तो इसका मतलब अवतल लेंस, ठीक, अवतल लेंस है। और लेंस अगर अवतल पहन रहे हो आप, तो इसका मतलब जो बीमारी है वो कौन सी है, मायोपिया। When light ray enters the eye, most of the refraction occur at the, जब प्रकाश किरणें आंखों में प्रवेश करती हैं तो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन कहां से हो जाती है, कॉर्निया या आउटर सरफेस ऑफ दी कॉर्निया। याद रखिए, कॉर्निया की बाहरी सतह से, सिर्फ कॉर्निया होता तो भी आंसर कॉर्निया ही देना है। तो जब लाइट हमारी आंखों में आती है ना तो मैक्सिमम जो रिफ्लेक्शन है उस लाइट का वो कॉर्निया के माध्यम से हो जाता है और लाइट हमारी आंखों में एब्जॉर्ब हो जाती है, रिफ्लेक्शन की वजह से हमको चीजें नजर आती हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेफ्टी मेथड यूज फॉर प्रोटेक्टिंग होम अप्लायंसेस फ्रॉम शॉर्ट सर्किटिंग, तो ये तो आपको सिंपल है, याद रखिए फ्यूज वायर यूज की जाती है जो लेड और टिन की बनी होती है। ये फ्यूज वायर में 75 और 25% का रेशियो होता है, 75% टिन होती है, 25% लेड होता है। अगर करंट एक मात्रा से बहुत तेज आएगा तो ये जो वायर होती है वो टूट जाती है, ताकि उसी तेज करंट के साथ लाइट घर में ना जाए या इलेक्ट्रॉन्स घर में नहीं जाए। अगर इतनी तेज इलेक्ट्रिसिटी घर में जाएगी ना तो जो हमारे अप्लायंसेज हैं वो खराब हो जाएंगे। तो यूज ऑफ फ्यूज याद रखिए। व्हाट इज द मिनिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी मेड यूजिंग 5 रजिस्टर ईच ऑफ 1:5। सिंपल है, 1:5 दिया हुआ है और इसमें मिनिमम रेजिस्टेंस बताना है। कहीं पे भी इसमें किसी भी तरीके से सीरीज पैरेलल नहीं लिखा हुआ है आप, और 5 रजिस्टर लिखा है, ठीक है। तो 5 और 5 जो है कितने, 1/5 टाइम यूज कर रहे हैं। तो पहले तो आप 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 कर लीजिए यहाँ पे, या फिर सिंपल सा चीज है, जब भी अपन इस बात को यहाँ पे बोल रहे हैं, इस क्वेश्चन को यहाँ पे कर रहे हैं, तो 5 + 5 इंटू भी क्यों करेंगे, श्रृंखला की बात कर रहे हैं तो 5 + 5 कर लीजिए, 5 बार आप 5 + 5 करेंगे 25 होगा, 1/5 दिया है तो 1/25 करके लर्न कर लीजिए। 1/25 जो है वो आंसर यहाँ पे आने वाला है, ठीक है, 1/25। अ स्टूडेंट कैरीज आउट 10 एक्सपेरिमेंट एंड प्लॉट करता है एक ग्राफ को, जो कि वेलोसिटी और करंट का ग्राफ है। ध्यान से देखिएगा, ये वेलोसिटी है, ये करंट है R3, R2 और R1 ये 3 रेजिस्टेंस है, ठीक है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी रेजिस्टेंस इसमें हाईएस्ट होगी या कौन करंट को ज्यादा रोक पा रहा है। तो याद रखिए कि R3 के केस में करंट कम जा रहा है आगे, R3 जो है वो कम करंट भेज रही है, R2 इतना करंट भेज रही है, R1 इतना भेज रही है, तो सबसे कम करंट R3 फ्लो करवा रही है, फिर R2 फ्लो करवा रही है, फिर R1। तो इस क्वेश्चन में
इक्वल तो बिल्कुल भी आंसर नहीं लिखना है, R3 R2 और R1 वाला आंसर करना है। यहाँ पे करंट की बात हो रही है, वोल्टेज और I का मतलब क्या हो गया, V इज इक्वल टू I इंटू आर। हमने अगर रेजिस्टेंस को R करा है तो इसमें करंट की V की वैल्यू के हिसाब से वोल्टेज और करंट हमको दिया हुआ है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V अपॉन में I, ठीक है, V अपॉन में I जो R आपका डिफाइन करेगा। Which of the following represent voltage? वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, V को मुझे रिप्रेजेंट करना है तो मैं क्या लिखूंगी, वर्क डन अपॉन में करंट इंटू टाइम, I इंटू टी। I इंटू टी भी कुछ फॉर्मूला होता है क्या, आपने I इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी पढ़ा है। Q क्या है, चार्ज है, Q इज इक्वल टू क्या हो गया I इंटू टी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे Q की जगह I इंटू टी लिख दिया है, तो W अपॉन Q यानी कि चार्ज, तो वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में चार्ज। ये फॉर्मूला एक्चुअली होता है, इसको इन्होंने Q को क्या कर दिया है, Q में एक और फॉर्मूला या करंट का जो फॉर्मूला है उसको भी यहाँ पे इंप्लीमेंट कर लिया है ताकि थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो, लेकिन आपने याद रखना है वर्क डन अपॉन में करंट इनटू टाइम। ये किसका फॉर्मूला है, वोल्टेज का, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। द रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज इफ, रेजिस्टिविटी नहीं बदलती है अगर मटेरियल चेंज कर दिया। मटेरियल के ऊपर तो रेजिस्टिविटी पूरी की पूरी डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, और बोथ मटेरियल एंड टेम्परेचर, ये तीन स्टेटमेंट ए बी और डी समवेयर एक दूसरे से रिलेट करते हैं। द शेप ऑफ द रेजिस्टर, शेप से रेजिस्टिविटी का कोई भी मतलब नहीं है, रेजिस्टिविटी की जो वैल्यू है उसके ऊपर ये सारी चीजें निर्भर करती हैं। तो यहाँ पे शेप का कोई मतलब नहीं है, मटेरियल टेम्परेचर, और यहाँ पे मटेरियल टेम्परेचर दोनों की बात हो रही है। R इज इक्वल टू रो L अपॉन में A, ये हमारा फॉर्मूला होता है। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या हो गया, R इंटू ए अपॉन में L, ठीक है, ये याद रखना है आपको। लेंथ, एरिया, रेजिस्टेंस और शेप मैटर नहीं करेगी। If the current I through a resistor is increased 100%, assume that temperature remains unchanged. The increase in power dissipation, अगर किसी भी रेजिस्टर में करंट 100% बढ़ा दिया तो पहले मान लीजिए 1 था, फिर 1 और कर दिया तो 2 हो गया यहाँ पे, है ना। अब जो एक्चुअली 100% बढ़ाने का मतलब है कि आपने 1 से सीधा 2 कर दिया एंड 2 + 1 करके, एक उसमें पहले से था 100% बढ़ा दिया तो 2 पे इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे याद रखना है आपको 300% जो टोटल अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। करंट को डबल करते हैं तो जो हीट डिसिपेशन है वो मल्टीप्लाई हो जाता है ट्वाइस, इसीलिए 300% करके याद रखिए। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट 2 रेजिस्टर 2 ओम के और 4 ओम के रिस्पेक्टिवली आपके सीरीज में कनेक्टेड है। अच्छा, सीरीज में कनेक्टेड है तो 2 ओम प्लस 4 ओम कितना हो गया, 6 ओम हो गया। कनेक्टेड किससे है, वोल्ट से कनेक्टेड है जो कि 6 वोल्टेज का है, तो V हो गया R ही हो गया। करंट कितना आ जाएगा यहाँ पे, 1 एम्पियर, ठीक है। इतना चीज सबको क्लियर है यहाँ पे, अगर रेजिस्टेंस 6 है, वोल्टेज 6 है तो करंट कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर। इतना मुझे देख के समझ आ रहा है कि इस क्वेश्चन को पढ़ते ही मुझे करंट की वैल्यू तो निकालनी है। अब इसमें क्या पूछा है, द हीट डिसिपेटेड बाय द 4 ओम रेजिस्टर इन 5 सेकेंड। यहाँ पे आपसे हीट डिसिपेटेड पूछा है, ये नहीं पूछा है कि किसी वोल्टेज में किसी रेजिस्टर में सिंगल में करंट बताइए, वो अलग तरीके का क्वेश्चन होता है, ये अलग तरीके का न्यूमेरिकल है। हीट डिसिपेटेड में H इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R इंटू T का फॉर्मूला लगता है, ठीक है। I या करंट कितना है, 1, स्क्वायर में भी 1 हो जाएगा। रेजिस्टेंस जो है वो कितना दिया हुआ है 6 वोल्टेज 4 ओम के रेजिस्टर से आपको ये वैल्यू बतानी है, और टाइम कितना दिया हुआ है यहाँ पे 5 सेकेंड टाइम दिया, तो 5 चौक 20 हो गया, 20 जूल जो है वो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। H इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R इंटू T यहाँ पे फॉर्मूला लगना है, 20 जूल आंसर हो गया, ठीक है। When zinc granules are treated with dilute H2SO4 HCl HNO3 NaCl, अगर जिंक को हमने H2SO4 2HCl HNO3 और NaCl से रिएक्ट कराया, कौन सी रिएक्शन यहाँ पे नहीं होगी, तो याद रखिए कि जो आपकी Zn है
वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकती है हर एक केस के अंदर, ठीक है। हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाएगा तो यहाँ पे ZnSO4 बन जाएगा, यहाँ पे ZnCl बन जाएगा, यहाँ पे जो है ना वो आपका ZnNO3 बन जाएगा, जिंक नाइट्रेट बन जाएगा, लेकिन Zn जो है वो सोडियम को रिप्लेस नहीं कर सकता, इसीलिए ZnCl2 या Zn नहीं बनेगा, ZnCl नहीं बनेगा। तो यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई रिएक्शन जो है वो आपकी नहीं होने वाली है। आई गेस इट इज क्लियर। इन द अबव केमिकल रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होती है? विघटन, विघटन यानी कि एक कंपाउंड जब छोटे छोटे पार्ट्स में टूटता है, ये जुड़ रहा है, ये फ्यूज हो रहा है, ये भी यहाँ पे फ्यूज हो रहा है, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसे कहते हैं ये वाटर और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में टूट रहा है, तो आंसर अपना 4 हो जाएगा। विच अमंग दी फॉलोइंग चेंजेस इज एंडोथर्मिक। एंडो और एक्सो दो तरीके की टेम्परेचर बेस्ड रिएक्शन होती है। एक्सो मतलब हीट बाहर, एंडो मतलब हीट इन, राइट। अगर हम फेरस सल्फेट को तोड़ते हैं तो हीट इन होगी। सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में हीट बाहर जाती है, ठीक है। H2SO4 को में अगर आप पानी डालोगे तो बहुत तेज की धुआं उठेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर में भी बहुत तेज की उसमें साउंड प्रोड्यूस होती है, हीट बाहर निकलती है। रिएक्शन ऑफ एसिड एंड वाटर अगेन इट्स की तरह हो गया, डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, और ये स्टेटमेंट एक ही है ध्यान से देखिए, स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 4 एक ही है। डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड या फिर रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वाटर। डाइल्यूट का करने का मतलब भी यही होता है ना, पानी ऐड कर दिया। यहाँ पे डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस ऑक्साइड करके फेरस सल्फेट याद रखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। सही रिएक्शन इन 4 पॉइंट में से आपको बताना है कि कौन से पॉइंट जो है वो ठीक है, और इक्वेशन ये है, ठीक है। क्वेश्चन देख के पता लग जाएगा, रिड्यूस ऑक्सीडाइज एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, केमिकल रिएक्शन चैप्टर पे है ये क्वेश्चन। रिएक्शन देख लीजिए, आयरन प्लस वाटर गिव्स Fe3O4 प्लस 4 हाइड्रोजन गैस जो है वो यहां से निकल रही है। इसमें आयरन मेटल ऑक्सीडाइज हो रहा है, हाँ हो रहा है, आयरन के ऊपर ऑक्सीजन आ रहा है तो आयरन मेटल ऑक्सीडाइज हो रहा है। वाटर जो है वो रिड्यूस हो रहा है, हाँ पानी जो है उसके ऊपर से ऑक्सीजन हट गया तो रिड्यूस हो रहा है। वाटर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। वाटर यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, ना कि रिड्यूसिंग। क्यों? क्योंकि वही तो दे रहा है ना, वही तो इसको दे रहा है ना, वाटर ही तो इसको ऑक्सीजन दे रहा है, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वाटर इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। और पहली बात, जब दो स्टेटमेंट एक दूसरे के अपोजिट है तो उसमें से एक ही स्टेटमेंट ठीक होगी, यानी कि 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 स्टेटमेंट ठीक है, जो C है 3 है वो गलत है। अगर इस क्वेश्चन में वाटर की जगह आयरन होता, आयरन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, तो चारों की चारों स्टेटमेंट ठीक होते, ठीक है। विच ऑफ दी फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक यहाँ पे प्रोसेस क्या है? एंडो में आप क्या कर रहे हो, हीट अंदर ले रहे हो, एक्सो में आप क्या करोगे, हीट को बाहर रिलीज करते हो। रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विक लाइन, त्वरित चूना, अगर इसमें पानी डाला जाएगा बहुत तेज की धुआं निकलेगा, हीट बाहर रिलीज हो रही है। डाइल्यूट ऑफ एसिड, पीछे हमने पढ़ाई है, ये एक्सो होता है, एसिड का डाइल्यूट होना, पानी का इवेपोरेट होना, और सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर ये एंडो है, ठीक है। हीट ली जाती है, सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर में भी हीट ली जाती है। सो आइडियली मेरा 1 और 2 ये ही ठीक है, तो 1 और 2 स्टेटमेंट ठीक है। ये क्या है? फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये रिएक्शन किस चीज का एग्जाम्पल है? तो सबसे पहले तो मुझे नजर आ रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया है, तो मैं क्या यहाँ पे इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिख सकती हूँ, बिल्कुल। दूसरा यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो भी टूट के नाइट्रोजन के पास आ रहा है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन भी हो सकता है। 1 और 3 आंसर होगा। एग्जाम में ये क्वेश्चन देखो बहुत ही मुश्किल लगते हैं, क्योंकि मुझे ये चैप्टर की समझ है या आप लोग अभी इस टाइम पे सिचुएशन में हो कि आप आंसर दे सकते हो, क्योंकि केमिकल रिएक्शन आपने पढ़ा ही होगा, इसीलिए, वरना पेपर में थोड़ा ध्यान से करिएगा ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जा रहा है? सबसे पहले डबल डिस्प्लेसमेंट में दो चीजों का एक्सचेंज होता है अपनी पोजीशन से, ठीक है। जैसे कि ए डी, या इसको ए बी प्लस में सी डी, ठीक है।
तो रिएक्शन कुछ इस तरीके से हो रहा है कि ए सी के साथ चला गया, ठीक है, और बी डी के साथ चला गया, है ना। तो दो चीजों ने अपनी पोजीशन की चेंज, इसीलिए डबल डिस्प्लेसमेंट। दूसरा यहाँ पे जो चेंजेस होते हैं वो आयन के पॉइंट से होता है, प्लस माइनस करके, मतलब यहाँ माइनस यहाँ पे प्लस होगा, तो प्लस ए जो है सी के साथ गया, माइनस बी जो है वो प्लस डी के साथ चला गया, आयन एक्सचेंज हो रहा है। Na2CO4 प्लस BaCl2, ठीक है, Na2 के साथ Cl चला गया, SO4 के साथ Ba चला गया, तो ये आपकी क्या है, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कही जा रही है। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो है ये आप अपने लेवल पे इसको थोड़ा सा पढ़ना। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। पानी का अगर पानी टूटता है तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, जहाँ पे हाइड्रोजन और गैस अलग होता है, तो दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अलग होगा, 1 है ये, ठीक है, 1 ऑक्सीजन अलग होगा। तो इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद इनका मोल रेशियो क्या हो जाता है, मोल रेशियो इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन, राइट। ये क्वेश्चन का आंसर देना है। अगर इसी क्वेश्चन में मास के ऊपर पूछा जाए तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है, 16, है ना, नहीं 16, 8 8 16, ठीक है, ये कितना बैठता है, 1:8। अगर आपसे मास का द्रव्यमान या रेशियो, द्रव्यमान या मास का रेशियो पूछा जाता है तो ये H और O का 1:8 होता है, और अगर मोल का रेशियो पूछा जाता है तो 2:1 होता है, ठीक है। एक बार ये सारे क्वेश्चन रिवाइज करिए। आज की जो आपको PDF मिलेगी क्वेश्चंस की, इसमें और भी क्वेश्चन एडेड है जिनकी लैंग्वेज थोड़ी ज्यादा बड़ी है, मैंने इनको यहाँ ऐड नहीं करा है, लेकिन आपको पढ़ना जरूरी है ताकि आपको पता लगे कि ग्रुप डी आपसे लेंदी क्वेश्चंस भी पूछती है, तो लेंदी क्वेश्चन के नाम पे डरना नहीं है, आंसर करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल के सेशन में अगेन विद 25 क्वेश्चन, और मैं सैटरडे को आप लोग के लिए लेके आ रही हूँ 100 क्वेश्चन का सेगमेंट, 100 क्वेश्चन साइंस के जो आपको एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हैं, आगे जिनका एग्जाम है, अभी तक भी जो एग्जाम हो चुके होंगे कल तक भी, उसके बेसिस पे ये पूरा 100 क्वेश्चन का मैंने एक सेट रेडी किया है विच यू नीड टू लर्न एनी हाउ।